Hello friends, how are you? In our last class we started about lesson number 19, that is biodiversity and its conservation. Okay, and we discussed about the definition of biodiversity, according to which the living organisms found in a particular area is known as its biodiversity. एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म उसकी बायोडाइवर्सिटी कहलाते हैं. And we also discussed that biodiversity, that is a measurement of ecological balance of environment. ये भी बात की थी कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो किसी भी पर्टिकुलर एरिया के इकोलॉजिकल बैलेंस का मेजरमेंट है. ओके उसका अपन ने कंसिडर किया था. आफ्टर दैट वी स्टार्टेड अबाउट द टाइप्स और लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी. टाइप्स और लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी को अपन ने डिस्कस करना स्टार्ट किया था, जिसमें से दो, first second, that is species diversity, and second was genetic diversity, we discussed. Okay, but some of the students requesting to re-explain them, so let we re-explain these two diversity and then we move to the third one, that is ecosystem diversity. The first one is species diversity. सबसे पहली आती है स्पीसीज डाइवर्सिटी. स्पीसीज, पहले तो डेफिनेशन की बात करें, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स का एक ऐसा ग्रुप विच आर आइडेंटिकल इन अपीरियंस, जो अपीरियंस में मतलब देखने में एक जैसे हों, एंड कैपेबल टू प्रोड्यूस फर्टाइल न्यू इंडिविजुअल, और फर्टाइल न्यू इंडिविजुअल को रिप्रोड्यूस करने में कैपेबल हों, यानी कि क्षमता रखते हों. दे कैन रिप्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल इन नेचुरल कंडीशंस. इन नेचुरल कंडीशन इज कॉल्ड ए स्पीसीज. उसे एक स्पीसीज अपन बोलते हैं. गॉट इट? द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड स्पीसीज डाइवर्सिटी. किसी एक पर्टिकुलर एरिया में जो टोटल नंबर है डिफरेंट स्पीसीज का, जिसमें प्लांट एनिमल सब कुछ शामिल होते हैं, ओके, उन स्पीसीज का जो टोटल नंबर है ऑर्गेनिजम्स का एक पर्टिकुलर एरिया में, उसके लिए वर्ड काम में लिया जाता है स्पीसीज डाइवर्सिटी. ओके, स्पीसीज डाइवर्सिटी इज कंसिडर्ड द मोस्ट कॉमन मीनिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी. स्पीसीज डाइवर्सिटी को बायोडाइवर्सिटी का सबसे कॉमन मीनिंग माना जाता है. मतलब अगर अपन को बायोडाइवर्सिटी नॉर्मली अपन यूज करते हैं तो अपन किसको डिनोट कर रहे हैं वहां पर? स्पीसीज डाइवर्सिटी को. ओके, स्पीसीज डाइवर्सिटी एक्ट एज ए स्केल और मेजरमेंट ऑफ बैलेंस इन एन इकोसिस्टम. किसी भी इकोसिस्टम में किसी भी इकोसिस्टम के अंदर जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है वो उसके बैलेंस का मेजरमेंट माना जाता है. मतलब जितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी वहां पर होगी, जितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है वो उतना ही ज़्यादा बैलेंस्ड इकोसिस्टम कंसिडर किया जाता है. फॉर एग्जांपल ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है उनमें दे आर रिचेस्ट इन बायोडाइवर्सिटी. ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है वो रिचेस्ट हैं, सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी वहाँ पर पाई जाती है, और सबसे ज़्यादा बैलेंस्ड इकोसिस्टम भी उन्हीं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को कंसिडर किया जाता है. तो दैट इज द मेजरमेंट ऑफ इकोसिस्टम. ओके, बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम. द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव हाईएस्ट डेंसिटी एंड डाइवर्सिटी ऑन द अर्थ. जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर अपन किसी भी स्पीसीज का बात करें तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी, उनके नंबर और जो डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा होती है. फॉर एग्जाम्पल 1 ग्राम सॉइल जो है उसमें 10 करोड़ बैक्टीरिया प्रेजेंट हो सकते हैं और 50,000 फंगस स्पीसीज हो सकती है. अब 10 ग्राम सॉइल आप कंसिडर कर सकते हैं कितनी होती होगी, लेकिन उसमें इतने ज़्यादा बैक्टीरिया और इतनी फंगस वहाँ पर मौजूद हो सकती है. 50,000 फंगस इट मे बी पॉसिबल देयर इज ए इन 10 ग्राम ऑफ सॉइल. दैट मीन्स 10 ग्राम सॉइल के इक्विवेलेंट वेट आ जाता है 10 करोड़ बैक्टीरिया का. तो सबसे ज़्यादा नेचर में जो डाइवर्सिटी है और जो डेंसिटी है वो किनकी है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की. ओके, आई थिंक ये तो क्लियर था. जेनेटिक डाइवर्सिटी थोड़ा सा टिपिकल रहता है तो उसको अपन आराम से एक बार कंसिडर करते हैं. द वेरिएशंस फाउंड इन डिफरेंट मेंबर्स ऑफ ए स्पीसीज इज कॉल्ड जेनेटिक डाइवर्सिटी.
एक ही स्पीसीज के जो डिफरेंट मेंबर्स हैं उनमें जो उसमें जो वेरिएशंस जो हैं, उनमें जो वेरिएशंस जो हैं, जीन्स के कारण जो वेरिएशंस हैं, यानी कि उनमें जो डिफरेंसेस हैं एक ही स्पीसीज की। फॉर एग्जांपल अपन मंकी की बात करें तो एक का माउथ रेड है, एक का माउथ ब्लैक है। स्पीसीज तो मंकी है लेकिन उनमें डिफरेंसेस हैं। इसी तरह से अपन बात करें तो डियर, जो हिरण है उसके अंदर ब्लैक डियर भी आता है, और जो बारहसिंगा है, बहुत सारे रेनडियर वगैरह, वो सब एक ही फैमिली है। तो ये जो एक ही स्पीसीज में जो अपने को वेरिएशंस जो अपन देखते हैं, जो डिफरेंसेस जो अपन देखते हैं, उसके लिए वर्ड काम में लिया जाता है जेनेटिक डायवर्सिटी। ओके, तो एक पर्टिकुलर एरिया में एक स्पीसीज के डिफरेंट मेंबर्स में जो वेरिएशंस पाए जाते हैं वो क्या कहलाती है? जेनेटिक डायवर्सिटी। गॉट इट? इट इज ड्यू टू वेरिएशन इन जीन्स। ये किसके कारण से होते हैं? जीन्स के कारण वेरिएशंस जो आते हैं उसके कारण से। यू नो दैट द एक्टिव पार्ट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। आप जानते हैं डीएनए का जो एक्टिव पार्ट है उसे जीन बोलते हैं। जीन कंट्रोल द पर्टिकुलर कैरेक्टर। जीन जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के पर्टिकुलर कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। तो इफ देयर इज ए चेंज इन जीन, देन डेफिनेटली देयर विल बी चेंज इन कैरेक्टर्स ऑल्सो। अगर जीन में चेंज है किन्हीं भी दो ऑर्गेनिजम्स के, तो डेफिनेटली उनके कैरेक्टर्स में भी चेंजेस होंगे। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स की अपन बात करें, कोई भी दो पर्सन एक जैसे नहीं मिलते अपने को। वाई? बिकॉज दे हैव लॉट्स ऑफ वेरिएशंस इन देयर जीन्स। क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा वेरिएशन। एक सिंपल सी बात करें, एक ही मदर और फादर से प्रोड्यूस दो चाइल्ड जो है, टू चाइल्ड्स, वो भी एक दूसरे के साथ सिमिलर नहीं है, मतलब सेम नहीं है। जबकि वहां पर तो उनके जो जेनेटिक जो डोनर हैं जिनसे उनको कैरेक्टर्स ट्रांसफर हुए हैं वो तो सेम है, वही मदर और वही फादर है, लेकिन फिर भी उनमें भी इतना ज्यादा वेरिएशंस है कि वो एक जैसे नहीं दिखते। रियल ट्विंस को छोड़ दो, रियल ट्विंस आइडेंटिकल दिखते हैं, उसके अलावा बाकी कोई भी दो जो हैं वो एक आइडेंटिकल नहीं दिखते। ओके, तो ये सब वेरिएशंस किसके कारण से हैं? ड्यू टू द वेरिएशंस इन जीन्स। दिस डाइवर्सिटी इज फाउंड बिटवीन द डिफरेंट पॉपुलेशंस सबग्रुप्स ऑफ वन स्पीसीज। ये जो डाइवर्सिटी है ये किसी भी एक स्पीसीज के जो सबग्रुप्स हैं, किसी भी एक स्पीसीज के जो सबग्रुप्स हैं उनके अंदर, या पॉपुलेशन के जो सबग्रुप्स हैं उनके अंदर ये क्रिएट होती है। जेनेटिक डाइवर्सिटी रिजल्ट्स डिफरेंट कैरेक्टर्स इन मेंबर्स ऑफ सेम स्पीसीज विच फाउंड इन डिफरेंट इकोसिस्टम्स। जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है उसके कारण से एक ही स्पीसीज के जो डिफरेंट मेंबर्स है जो डिफरेंट इकोसिस्टम्स में होते हैं, जो डिफरेंट इकोसिस्टम्स में हैं, उनके कैरेक्टर्स में भी चेंजेस अपने को देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंडिया को अगर अपन वर्ल्ड वाइड पाए जाने वाले जो बियर हैं, भालू हैं, उनका अगर अपन कंपैरिजन करें तो इंडिया के अंदर ही राजस्थान रीजन में पाए जाने वाले जो बियर हैं, भालू जो हैं, वो हिमालय रीजन में पाए जाने वाले या मध्य प्रदेश वाली साइड में, सॉरी यार, जो नीलगिरी वाली साइड है उसमें पाए जाने वाले से टोटली डिफरेंट है। या इसी तरह से अगर आप किसी पोलर बियर से कंपेयर करें तो वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। तो वो क्यों है? बिकॉज ऑफ दे हैव डिफरेंट इकोसिस्टम्स। पोलर बियर का अगर अपन इंडियन बियर का अगर कंपैरिजन करें तो इंडियन बियर जो है, जो मैदानी इलाकों में पाए जाते हैं, वो इतनी ज़्यादा कोल्ड कंडीशंस में उनको सर्वाइव नहीं करना, इसलिए उनमें इतनी मोटी फैट की लेयर नहीं होती, इतने लंबे हेयर्स नहीं होते। जबकि पोलर बियर जो है उसमें बहुत मोटी फैट की लेयर है, बहुत लॉन्ग हेयर्स होते हैं, जो उसको कोल्ड कंडीशंस में, क्योंकि उसका एनवायरनमेंट कैसा है? कोल्ड, तो उसमें रहने के लिए उसको कैपेबल बनाता है, जबकि अपने वाले को जरूरत नहीं है। अच्छा, उसको अपनी बॉडी में तकरीबन जो विंटर सीजन है, वो पूरा विंटर सीजन जो है वो एक तरीके से अपन बोल सकते हैं इनएक्टिव रहते हैं। तो इसलिए उनको एक्स्ट्रा फैट स्टोर करके रखनी होती है, तो उनका साइज ऑटोमेटिकली बड़ा हो गया। अपने वाले के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम आती नहीं, इधर वालों के साथ।
तो इसीलिए अब देखो अलग अलग इकोसिस्टम्स हैं, अलग अलग एनवायरनमेंट है, इसीलिए उनके कैरेक्टर्स में डिफरेंसेस अपने को देखने को मिलते हैं। गॉट इट? ये मेरे हिसाब से ये लाइन समझ में आ गई होगी। जेनेटिक डाइवर्सिटी रिजल्ट्स डिफरेंट कैरेक्टर्स, जेनेटिक डाइवर्सिटी के कारण डिफरेंट कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं इन मेंबर्स ऑफ सेम स्पीसीज, एक ही स्पीसीज के मेंबर्स में, विच फाउंड इन डिफरेंट इकोसिस्टम, जो कि अलग अलग इकोसिस्टम्स में मौजूद होते हैं। गॉट इट? नाउ the high level of genetic diversity decreases the risk of extinction of a species। जो अगर किसी स्पीसीज में हाई लेवल ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी मिलती है, यानी कि बहुत सारे जेनेटिक वेरिएशंस नेचर में मौजूद हैं, तो उस स्पीसीज के एलिमिनेशन का रिस्क उतना ही कम होता है। ओके, बिकॉज that species will have greater ability of adaptation in different environment। क्योंकि ऐसे स्पीसीज जिसमें ज्यादा जेनेटिक वेरिएशंस हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी है, उसमें जो डिफरेंट एनवायरमेंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग अपने आप में चेंजेस लाना, यानी कि एडॉप्टेशन की जो एबिलिटी है वो उतनी ही ज्यादा होती है। मोर जेनेटिक वेरिएशंस, दे हैव मोर एबिलिटी ऑफ एडॉप्टेशन। गॉट इट? एक सिंपल सा एग्जांपल अपन ने लिया था, उसी को वापस अपन कंसिडर करते हैं। सपोज दैट इज अ पॉन्ड, ये एक पॉन्ड है जिसमें टेम्परेट बैक्टीरिया, यानी कि जो एक सिंपल टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर पर जो सर्वाइव करते हैं, वो बैक्टीरिया यहां पर रहते हैं। अगर यहां पर कोई भी इनमें जेनेटिक वेरिएशंस ना हो, तो उसके कारण से अगर एनवायरनमेंट में चेंज आ गया तो इनके सर्वाइवल पर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए यहां पर ग्लोबल वार्मिंग से टेम्परेचर बढ़ गया। अब टेम्परेचर राइज अप होने की कंडीशन में ये सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रहते हैं, इसलिए दे विल बी एलिमिनेट। तो यहां पर अब कोई बैक्टीरिया नहीं होगा। लेकिन अगर यहां पर सपोज कीजिए कि ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है, इनके साथ साथ इनमें कुछ ऐसे बैक्टीरिया डेवलप हो गए जो कि टेम्परेचर रेसिस्टेंट है, जेनेटिक वेरिएशंस के कारण से ऐसे बैक्टीरिया यहां पे डेवलप हो गए जो कि टेम्परेचर रेसिस्टेंस है, यानी कि जो जिनमें रेसिस्टेंट है, जिनमें टेम्परेचर के चेंजेस का कोई इतना इफेक्ट नहीं होता। अब इस कंडीशन में अगर ग्लोबल वार्मिंग के कारण से टेम्परेचर बढ़ता है तो टेम्परेट बैक्टीरिया तो डिस्ट्रॉय होंगे, लेकिन जो टेम्परेचर रेसिस्टेंट बैक्टीरिया हैं वो यहां पर बचे हुए रहेंगे। दैट मीन्स ये स्पीसीज जो है वो सर्वाइव करती रहेगी। गॉट इट? तो जेनेटिक वेरिएशंस नहीं थे, एलिमिनेशन का रिस्क फास्ट। जेनेटिक वेरिएशंस है, एलिमिनेशन का रिस्क लेस। गॉट इट? तो आई थिंक नाउ दिस लाइन इज क्लियर। The higher level of genetic diversity decreases the risk of extinction of a species। अगर जेनेटिक डाइवर्सिटी का हायर लेवल हो, काफी ज्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी हो, तो उस स्पीसीज के एक्सटिंक्ट होने का रिस्क उतना ही कम होता है, डिक्रीज हो जाता है। बिकॉज दैट स्पीसीज विल हैव ग्रेटर एबिलिटी ऑफ एडॉप्टेशन, क्योंकि ऐसे स्पीसीज में एडॉप्टेशन की ग्रेटर एबिलिटी होती है, काफी ज्यादा एडॉप्टेशन के चांसेस रहते हैं इन डिफरेंट एनवायरमेंट्स, अलग अलग एनवायरमेंट्स में। दिस डाइवर्सिटी और वेरिएशंस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्पीसीज ऑफ ए न्यू वेराइटीज ऑफ ए स्पीसीज एंड ऑल्सो न्यू स्पीसीज। ये जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है या वेरिएशंस जो हैं वो किसी भी स्पीसीज में न्यू वेराइटीज के डेवलपमेंट और उसके साथ साथ न्यू स्पीसीज क्रिएट होने, जो उनका जो डेवलपमेंट है न्यू स्पीसीज का या न्यू वेराइटीज का, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। जैसे अपन ने यहाँ पे बात की, तो यहाँ पर जेनेटिक वेरिएशन के कारण से एक नई वेराइटी डेवलप होगी, टेम्परेचर रेसिस्टेंट। ओके, अब यही चेंजेस जब लंबे टाइम तक बने रहेंगे, लंबे टाइम का मतलब इकोलॉजिकल लंबे टाइम का मतलब थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स हो जाता है, तो उसके बाद ये एक न्यू स्पीसीज बन सकती है, बैक्टीरिया की एक न्यू स्पीसीज अपन इसको बोल सकते हैं। लेकिन उसके लिए शर्त क्या है, ये जो टेम्परेट बैक्टीरिया है वो इसके साथ रिप्रोडक्शन करने के कैपेबल ना रहे हों, तो उस कंडीशन में तो अपन इसको न्यू स्पीसीज बोलने लग जाएंगे। अदरवाइज ये क्या है, उसकी एक वैरायटी है। गॉट इट? नाउ आई थिंक दैट इज क्लियर। ओके, नाउ आई एम मूविंग द थर्ड, दैट इज इकोसिस्टम डाइवर्सिटी।
इकोसिस्टम डाइवर्सिटी किसे बोलते हैं? पहले तो इकोसिस्टम किसे बोलते हैं? इकोसिस्टम इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ एनवायरनमेंट। इकोसिस्टम जो है वो फंक्शनल यूनिट होती है एनवायरनमेंट की, वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट विथ ईच अदर एंड ऑल्सो विद द सराउंडिंग फिजिकल एनवायरनमेंट, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ और अपने सराउंडिंग में जो फिजिकल एनवायरनमेंट है उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? इकोसिस्टम। अगेन रिपीटिंग, इकोसिस्टम इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ एनवायरनमेंट। इकोसिस्टम एनवायरनमेंट की फंक्शनल यूनिट है, वेयर जहां लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट विथ ईच अदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एंड ऑल्सो विद द सराउंडिंग फिजिकल एनवायरनमेंट, एक दूसरे के साथ के अलावा जो फिजिकल एनवायरनमेंट है सराउंडिंग का, उनके आसपास का, उसके साथ भी इंटरेक्ट करते हैं। गॉट इट? दैट इज द फर्स्ट डेफिनेशन। सेकंड सिस्टम की अपन बात करें तो सेकंड डेफिनेशन की अपन बात करें, द सिस्टम फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल इंटरेक्शन among all the living organisms and also with abiotic component of a specific area is called ecosystem। वो सिस्टम जो बना है किसके कारण? म्यूचुअल इंटरेक्शन, आपस में जो इंटरेक्शन है अमंग ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें आपस में जो इंटरेक्शन है उसके, एंड ऑल्सो विद द एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ ए स्पेसिफिक एरिया, उसके अलावा जो एबायोटिक कंपोनेंट है स्पेसिफिक एरिया का, उसके साथ जो इंटरेक्शन है, यानी कि आपस में ही प्लस एबायोटिक कंपोनेंट के साथ जो म्यूचुअल इंटरेक्शन है उससे बनने वाला जो सिस्टम है, उसके लिए क्या वर्ड काम में लेते हैं अपन? इकोसिस्टम। क्या बोला जाएगा इसे? इकोसिस्टम। गॉट इट? नाउ देयर आर वेरियस इकोसिस्टम सच एज ग्रासलैंड, mountains, desert, wetland, sea, river, tropical forest, etc. वर्ल्ड की अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग अलग अलग इकोसिस्टम्स अपन नेचर में देखते हैं, जैसे ग्रासलैंड, घास का मैदान का इकोसिस्टम हो सकता है, माउंटेन्स इकोसिस्टम हो सकता है, डेजर्ट इकोसिस्टम हो सकता है, वेटलैंड यानी कि नम भूमि जो दलदल वाला इलाका है वो हो सकता है, सी, ओशियंस, रिवर, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, बरसाती जो फॉरेस्ट है वो, ये सब हो सकते हैं। ड्यू टू डिफरेंट जियोग्राफिकल एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस दीज इकोसिस्टम्स हैव डिफरेंट प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज। इन अलग अलग इकोसिस्टम्स में जियोग्राफिकल और एनवायरमेंटल कंडीशंस अलग अलग होने से इन इकोसिस्टम्स में डिफरेंट प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज प्रेजेंट होती है। भाई ऐसे प्लांट, जैसे एक सिंपल सी बात करें अपन, ग्रासेस जो ग्रास फैमिली का एक मेंबर है, जैसे बांस बोलते हैं अपन, बैम्बू अपन बोलते हैं, अपनी साइड में इतने नहीं होते हैं, कोई एक आधे के घर पे लगे हुए हो तो वो एक मैटर अलग है, बाकी अपनी साइड में बैम्बू नहीं रहता इतना, जबकि वो पाए जाते हैं आसाम वगैरह वाली साइड में। तो एक माइंड में क्वेश्चन आता है, ऐसा क्यों? बिकॉज उसको रिक्वायर्ड होता है हाई रेनफॉल एरिया, जहां पर साल में बहुत ज्यादा बरसात होती है, वो इलाका उसको रिक्वायर्ड होता है, तो वो उसको कहाँ मिलेगा? आसाम वाली साइड में। गॉट इट? अच्छा, इसी तरह से अपन बात करें खेजड़ी, तो वो अपने को केवल राजस्थान में मिलती है क्योंकि डेजर्ट कंडीशंस में वो ग्रो करती है। तो डेजर्ट कहाँ पर है? राजस्थान में, तो इसलिए वो यहां पर है। इसी तरह से एनिमल्स की बात कर सकते हैं अपन। गॉट इट? तो अलग अलग जो इकोसिस्टम्स हैं उनकी अलग अलग जियोग्राफिकल और एनवायरमेंटल कंडीशंस होने के कारण से इनमें अलग अलग टाइप के प्लांट और एनिमल स्पीसीज प्रेजेंट होती है। सच वेरिएशंस इज कॉल्ड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। ये जो वेरिएशंस हैं इकोसिस्टम्स की, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ इकोसिस्टम जो पाए जाते हैं, उसके लिए वर्ड काम में लिया जाता है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। और सिंपल वर्ड में अपन बोले तो अपन बोल सकते हैं द डिफरेंट इकोसिस्टम्स फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। जो डिफरेंट इकोसिस्टम्स जो हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं, मतलब मान लीजिए एक अपन राजस्थान की बात कर लें, या एक पर्टिकुलर अपन एक प्लेस की बात करें, जैसे कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो गया या कोई भी फॉरेस्ट हो गया। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन बोलते जिम कॉर्बेट,
तो वहां उस पर्टिकुलर एरिया में जो डिफरेंट इकोसिस्टम जो अपने को देखने को मिलते हैं, मे बी पॉसिबल वहां पे ग्रास लैंड हो, मे बी पॉसिबल रिवर्स इकोसिस्टम भी हो, मे बी पॉसिबल वहां पे वेटलैंड इकोसिस्टम भी हो। गॉट इट? तो ये जो अलग अलग इकोसिस्टम पर्टिकुलर एरिया में मिलते हैं उनके लिए वर्ड काम में लेते हैं अपन, दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम डायवर्सिटी। एक और डेफिनेशन की अपन बात करें, द वेरिएशंस इन इकोसिस्टम विद इन ए जियोग्राफिकल लोकेशन और एरिया and its overall impact on environment is considered as ecosystem diversity. इकोसिस्टम्स का वेरिएशंस जो एक जियोग्राफिकल लोकेशन या जियोग्राफिकल एरिया, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में जो वेरिएशंस जो इकोसिस्टम्स के अपने को देखने को मिलते हैं, अलग अलग इकोसिस्टम जो देखने मिलते हैं, और उनका एनवायरमेंट पर जो ओवरऑल इफेक्ट है, एनवायरमेंट पर उसका जो ओवरऑल इफेक्ट है, दैट इज कंसिडर एज इकोसिस्टम डायवर्सिटी। उसके लिए वर्ड क्या काम में लेते हैं अपन, इकोसिस्टम डायवर्सिटी। गॉट इट? तो दैट आर 3 लेवल्स ऑफ बायोडायवर्सिटी। नाउ अब एक थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसमें स्टार्टिंग के कुछ लाइनें तो काम की, बाकी जो है वो एक तरीके से बस केवल रीड आउट करना है, बाकी इतना कोई कंसिडर नहीं किया जाता, लेकिन बुक में था इसलिए मैंने इसको यहाँ पे नोट जरूर किया है। गॉट इट? According to the Millennium Ecosystem Assessment, there are 50 to 300 lakh, that is 3 crore स्पीसीज ऑन अर्थ। अब एक क्लियर कर दूं, यहां पर अपनी बुक में मिलियन लिखा हुआ है, जबकि मिलियन नहीं है, दैट इज लैक। एज पर द, अगर अपन इंटरनेशनल पब्लिशिंग्स की बात करें तो एज पर द इंटरनेशनल पब्लिशर्स देयर आर 8.3 मिलियन स्पीसीज, 8.3 मिलियन स्पीसीज है वर्ल्ड में टोटल। तो अपना वो जो बुक का डाटा है कि 50 to 300 मिलियन स्पीसीज है, वो तो कहीं बैठता ही नहीं है, तो इसको करेक्ट कर लेना बुक में, दैट इज लैक, ओके, नॉट द मिलियंस। तो अकॉर्डिंग टू द मिलियन इकोसिस्टम असेसमेंट, मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट के अकॉर्डिंग 50 to 300 लैक स्पीसीज अर्थ पर हैं, जिसमें से 17 to 20 लाख स्पीसीज आर नॉन, जिसमें से अपन 17 से 20 लाख जो स्पीसीज हैं उनके बारे में जानते हैं, उनके नेम्स वगैरह अपन ने डिसाइड कर रखे हैं, कहाँ पाई जाती हैं इनके बारे में अपन जानते हैं। बाकी अभी भी एक मेजर पार्ट जो है बायोडाइवर्सिटी का, वो हमारे लिए अभी भी अननोन है। ओके, द डिस्ट्रीब्यूशन, बायोडाइवर्सिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अर्थ इज अनइवन। अर्थ के ऊपर बायोडाइवर्सिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन है, यानी कि सभी जगह पर एक जैसी बायोडाइवर्सिटी नहीं है। जो ट्रॉपिकल जो रीजन है, यानी कि जो ट्रॉपिकल अपन बोलते हैं, पर्टिकुलरली अपन बोल रहे हैं तो जो इक्वेटोरियल पोर्शन है, यहाँ पे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पाए जाते हैं मेनली, वहां सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, दैट मीन्स दीज आर रिच इन बायोडाइवर्सिटी। और जैसे जैसे अपन उससे पोल्स की साइड में चलते जाते हैं, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, फिर बाद में आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे बायोडाइवर्सिटी कम होती जाती है। और जैसे अपन पोल्स पे पहुंचते हैं तो पोल्स को बोला जाता है जीरो बायोडाइवर्सिटी एरिया, वहां पर बायोडाइवर्सिटी जीरो है, बिल्कुल नहीं है। गॉट इट? तो सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है इक्वेटर्स पर। ओके, तो बायोडाइवर्सिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अर्थ इज अनइवन। अर्थ के ऊपर जो बायोडाइवर्सिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन है, असमान है, एक जैसा नहीं है। द इक्वेटर हैज हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी। जो इक्वेटर्स हैं, जो इक्वेटर्स हैं, उनमें सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट होती है। सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया हैव डेंस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। जो सेंट्रल और साउथ अमेरिका जो है, उसके अलावा जो साउथ ईस्ट एशिया है, उसमें सबसे ज्यादा डेंस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पाए जाते हैं। एंड दीज एरिया आर वेरी रिच इन फ्लोरल और प्लांट डाइवर्सिटी। इसीलिए इन पर्टिकुलर एरियाज में कौन कौन से, सेंट्रल जो अमेरिका है, सेंट्रल साउथ अमेरिका, और ईस्ट साउथ जो एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया है, उनमें ट्रॉपिकल फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा है, और इसीलिए यहाँ पर प्लांट डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। दीज रीजन्स कंसिस्ट ओनली 7% लैंड ऑफ द अर्थ। अब यहाँ तक का ही काम का, बाकी अब ये थ्योरी है, कोई ज़्यादा इतना ध्यान नहीं रखना।
ठीक है। These regions consist only 7% लैंड ऑफ द अर्थ, इनमें वर्ल्ड का केवल 7% लैंड है, बट 2/3 ऑफ वर्ल्ड्स प्लांट स्पीसीज, अर्थ पर मौजूद प्लांट स्पीसीज का 2/3 यानी कि अप्रोक्सीमेटली 67 to 70% प्लांट स्पीसीज, 30% ऑन इनवर्टिब्रेट स्पीसीज, जो इनवर्टिब्रेट एनिमल्स हैं उनका 30%, एंड 90% ऑफ इंसेक्ट्स, 90% ऑफ insect species are found in these regions, और 90% तक इंसेक्ट की जो स्पीसीज हैं वो इन रीजन्स के अंदर प्रेजेंट है। तो वर्ल्ड का तो 7% एरिया है लैंड का लेकिन प्लांट स्पीसीज का 60 to 66 to 70%, इनवर्टिब्रेट्स का 30% और इंसेक्ट्स का 90% तक इस रीजन्स में पाया जाता है। Got it? According to the report of the Ministry of Environment and Forest Government of India 1999, the worldwide distribution of different species, जो इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसका जो एनवायरमेंट और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसने जो 99 के अंदर जो एक रिपोर्ट पब्लिश की थी उसके अकॉर्डिंग जो डिफरेंट स्पीसीज हैं, मेन स्पीसीज, उनका वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यानी कि कितनी वो उसमें कितनी स्पीसीज अपन देखते हैं। जैसे अपन बात करें प्लांट्स तो उसके लिए उसमें वायरस जो हैं देयर इज 4000 स्पीसीज, वर्ल्ड वाइड कितनी 4000 वायरस स्पीसीज प्रेजेंट हैं। एल्गी 40,000, फंजाई 72,000, लाइकेन्स 17,000, ब्रायोफाइट्स 16,000, टेरिडोफाइट्स 13,000, जिम्नोस्पर्म्स 750 स्पीसीज एंड एंजियोस्पर्म्स 2,50,000 स्पीसीज। ये एक काम का स्टेटमेंट है कि सबसे ज्यादा जो प्लांट स्पीसीज जो पाई जाती है वो कौन सी है, दैट आर एंजियोस्पर्म्स। ये काम की बस ये याद रखना अपने को, द हाईएस्ट नंबर ऑफ प्लांट स्पीसीज दैट आर एंजियोस्पर्म्स, बैक्टीरिया दैट इज 4000 स्पीसीज। गॉट इट? इसी तरह से अपन एनिमल्स की अपन बात करें तो एनिमल्स में मोलस्का दैट इज 66,535 स्पीसीज, आर्थ्रोपोडा दैट इज 9,87,949 स्पीसीज। सबसे ज्यादा जो स्पीसीज पाई जाती है वो कौन सी है, दैट आर आर्थ्रोपोड्स। ओके, यहां पर ये काम का है कि सबसे ज्यादा जो एनिमल्स है वो कौन सी कैटेगरी के हैं, आर्थ्रोपोड्स, और सबसे ज्यादा प्लांट्स है वो किस कैटेगरी के हैं, एंजियोस्पर्म्स। ओके, उसके अलावा प्रोटोकॉर्डेटा 2106, अदर इनवर्टिब्रेट्स 87,121, फिशेस 21,723 स्पीसीज, एम्फीबियंस 5150 स्पीसीज, reptiles 5817 species, aves 9056 species, mammals 4629 species। अब ये डाटा है कोई काम के नहीं है अपने, कंसिडर ये याद रखना है अपने को। सबसे ज्यादा कौन सी स्पीसीज है प्लांट में, एंजियोस्पर्म्स, और एनिमल्स के अंदर सबसे ज्यादा है आर्थ्रोपोड्स। गॉट इट? अंडरस्टैंड? नाउ लेट मी स्टार्ट टू डिस्कस अबाउट द बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया के अंदर बायोडाइवर्सिटी कितनी पाई जाती है? ड्यू टू स्पेशल जियोग्राफिकल लोकेशन इंडिया हैज वेरी रिच बायोडाइवर्सिटी। इंडिया की जियोग्राफिकल कंडीशन बड़ी स्पेशल है। अपन जो है इक्वेटर से डिस्टेंस पर है, लेकिन अपने जो कंडीशंस हैं, चाहे वो ओशियंस की बात कर लें या एक साइड ग्रेट हिमालय की बात कर लें या दूसरी साइड थार डेजर्ट की बात कर लें, तो इंडिया की बड़ी स्पेशल यूनिक जियोग्राफिकल लोकेशंस है। इसीलिए इंडिया जो है दैट इज वेरी रिच बायोडाइवर्सिटी। इंडिया हैज वेरी रिच बायोडाइवर्सिटी। इंडिया के अंदर बहुत रिच बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट होती है। इंडिया हैज ओनली 2.4% ऑफ टोटल लैंड ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया के पास वर्ल्ड की जो टोटल लैंड है उसका ओनली 2.4% है, बट 7 to 8% ऑफ वर्ल्ड टोटल बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन इंडिया। लेकिन जो वर्ल्ड की जो टोटल डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी, उसका 7 to 8% इंडिया में मिलता है। अदर देन इट ऑल द टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम आर फाउंड इन इंडिया।
जितने भी मोस्ट ऑफ इकोसिस्टम्स है, चाहे ग्रासलैंड हो, चाहे वेट हो, चाहे ओशियंस हो, चाहे रिवर हो, चाहे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हो, चाहे डेजर्ट्स हो, ये जो डिफरेंट काइंड ऑफ इकोसिस्टम्स अपन देखते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर प्रेजेंट इन इंडिया, ज्यादातर इंडिया के अंदर प्रेजेंट है। गॉट इट? बिकॉज ऑफ दीज, इन सभी के कारण से इंडिया हैज बीन इंक्लूडेड इन 17 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज। इसीलिए इंडिया को 17 जो मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज हैं, जो 17 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज है, उनमें शामिल किया जाता है। गॉट इट? ये पैराग्राफ अपने काम का है। पूछा जा सकता है कि इंडिया जो है वो 17 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज के अंदर इंक्लूड क्यों किया गया है, तो ये अपने को यहां पर आंसर प्रिपेयर करना होता है। ओके, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट 2009, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फॉरेस्ट और जो एनवायरमेंट डिपार्टमेंट है, उन्होंने जो 2009 के अंदर जो रिपोर्ट दी थी, उसके अकॉर्डिंग देयर आर 45968 plant species, 45,968 plant species and 91,364 एनिमल स्पीसीज। इंडिया के अंदर इतनी प्लांट स्पीसीज और इतनी एनिमल स्पीसीज होती हैं। अब इसमें से मैमल्स कितने हैं, रेप्टाइल्स कितने हैं, वो एक डाटा है, अगर आपको कंसिडर करना हो तो वो कंसिडर कर लें, बाकी मेरे हिसाब से वो कोई वैल्यूबल नहीं है। ये जरूर काम की चीज़ है। इंडिया इज ऑल्सो रिच इन एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी। इंडिया जो है वो एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी में भी काफी रिच है। कंप्लीट बायोडाइवर्सिटी में तो है ही है, इसके अंदर एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी में भी काफी रिच है। इंडिया हैज बीन प्लेस्ड ऑन 7th प्लेस इन द वर्ल्ड इन द टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर। इंडिया में एग्रीकल्चर आउटपुट की काउंटिंग के अकॉर्डिंग इंडिया को वर्ल्ड में 7th नंबर पर प्लेस किया गया है। मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में अपन वर्ल्ड में 7th पोजीशन पर आते हैं। अबाउट 167 स्पीसीज ऑफ फूड क्रॉप्स आर ग्रोन इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो फूड क्रॉप्स हैं, उनकी 167 स्पीसीज ग्रो कराई जाती है। गॉट इट? अंडरस्टैंड अबाउट द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एंड their importance, their conditions, and the biodiversity of hotspots of India we will discuss in next class. Okay, hope you like it. Thank you.